आवाज चेक करो। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही सभी को? सभी बच्चे अभी सभी लाइव हो जाइए। हेलो जल्दी से कमेंट कीजिए, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हेलो हाँ हेलो, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी से कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक बच्चे लाइव हो जाइए। हाँ आप हाँ जल्दी से लाइव हो जाइए सभी लोग, अधिक से अधिक। आज टॉपिक उसी के आगे चलेगा जो कल ख़त्म हुआ है, उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक है। अधिक से अधिक बच्चे लाइव हो जाइए सभी लोग। सभी को साफ दिख रहा है? जल्दी से, आवाज आ रही साहब? सभी को साफ दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड सभी को दिख रहा है? अधिक से अधिक लाइव हो जाइए। हाँ, आज टॉपिक जो चलेगा उसी पे आज चर्चा चल रही है, देखेंगे सभी लोग। क्योंकि डीएलएड द्वितीय सेमिस्टर पेपर सेकेंड है, उस पर चर्चा हो रही है। पेपर का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, सभी लोगों को पता है। और इसकी पीडीएफ आपको डेली की डेली भेजी भी जा रही है, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर विषय जो आपको दिया है, सब्जेक्ट जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पेपर सेकेंड जो है, आज उसी के आगे टॉपिक चलेगा जो कल समाप्त जहाँ हुआ था। कल मैंने शिक्षा नीति 1835 इस पे चर्चा हुई थी, उसी के आगे जो सुझाव दिए गए थे समितियों के आधार पर, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। सभी बच्चे अधिक से अधिक लाइव हो जाइए और फिर इसके बाद में जो आज नया टॉपिक है अभी चालू कर रहे हैं उसको देखेंगे। कल मैंने मैकाले के विवरण पत्र का दीर्घकालीन प्रभाव वो बताया था। दीर्घकालीन प्रभाव कैसे रहे इसके सारे पॉइंट मैंने समझा भी दिए थे। उसके बाद में निस्यंदन सिद्धांत, जिसे कहते हैं छनन का सिद्धांत, निस्यंदन सिद्धांत या छनन का सिद्धांत, जिसे कहते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसके भी बारे में बताया था, चर्चा भी की थी। ऑकलैंड के अनुसार समाज के उन वर्गों को मतलब होता है उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिसके पास अध्ययन के लिए समय है और जिनकी संस्कृति जनता में छंछर कर पहुंचेगी। तो इसका मतलब छनन का सिद्धांत बताया गया था, इस पे भी चर्चा हुई थी। सभी लोगों को पीडीएफ इसकी उपलब्ध हो गई होगी। और
शिक्षा नीति 1835 के बारे में चर्चा हुई थी। बेंटिक की शिक्षा नीति 1835, तो इस पे भी मैंने अधिक से अधिक चर्चा की थी और इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध भी हो गई होगी। विलियम बेंटिक की 2 फरवरी 1835 में मैकाले का विवरण पत्र प्राप्त हुआ। इस पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया और सुझावों की स्वीकृति तो कब मिली थी? 7 मार्च 1835 को ब्रिटिश सरकार को नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। इसके सारे पॉइंट मैंने बताए थे। उसके बाद में जो आज टॉपिक चलेगा, तो जो एक विवाद था जिसका नाम दिया गया था पाश्चात्य विवाद, उसका अंत हो रहा है। अंत कैसे हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे। तो लॉर्ड ऑकलैंड का योगदान पाश्चात्य विवाद का अंत 1839 में ये विवाद का अंत हुआ। उसके बाद में कुछ शिक्षा नीतियों में इसकी घोषणा की गई थी और पूर्ण रूप से मैकाले ने अंत नहीं हो पाया था इसमें। उसके बाद में कुछ संशोधन करके, कुछ सहायता देकर इस विवाद को सुलझा लिया गया। तो इस विवाद में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। ऑकलैंड का योगदान इसमें, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। 24 नवंबर 1839, ये डेट याद रखना। 24 नवंबर 1839 को अपना विवरण पत्र प्रकाशित कराया। विवरण पत्र में उसने प्रास साहित्य, जो प्रास साहित्य था, उस पर 31,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने की घोषणा की। तो रुपए की धनराशि भी याद रखना, कितने रुपए की, किस साहित्य पर? जो इंडियन साहित्य था, 31,000 रुपए। इस पे ऑकलैंड ने एक समिति गठन किया 24 नवंबर 1839 को। विवरण पत्र में उसने जो प्रास साहित्य था उसके लिए 31,000 रुपये स्वीकृत कराए। इस घोषणा ने प्राच्यवादियों, जो हिंदू साहित्य में जो प्रसन्नता या जितने रुपए आपको मिले हैं, साहब नहीं चला, जितने रुपए इसमें मिले 31,000 रुपये जो प्रदान किए गए थे, जो प्राच्यवादी थे उनको बड़ी प्रशंसा हुई और इस विवाद का जो 1839 का जो विवाद था वो समाप्त हुआ। तो काफी समय से ये विवाद चलता रहा। 1813 में इसकी शुरुआत हुई थी विवाद की। जो 1813 का आज्ञा पत्र आया था, उस विवाद से लेकर 1839 तक ऑकलैंड के अनुसार इस विवाद का एंड होना। तो इसमें 2-3 बातें निकल के आती हैं। पहला पॉइंट निकल के आता है, पहला पॉइंट में सीधा दिख रहा है, पार्श्व विद्यालयों की आर्थिक सहयोग देना। जो पार्श्व विद्यालय हैं, भारतीय साहित्य के जो विद्यालय हैं, उनको आर्थिक सहयोग मिलेगा, इस पे सहमति बनी। दूसरा पॉइंट निकल के आता है, स्कॉलर स्वीकृत होना, छात्रवृत्ति स्वीकृत कराना, इस पर विचार हुआ। उसके बाद में योग शिक्षकों को प्रोत्साहन
देना, इस पर भी समिति का सहयोग मिला। उसके बाद में अंग्रेजी पढ़ाने की अनुमति, ये पॉइंट निकल के आते हैं, अंग्रेजी पढ़ाने की अनुमति। तो कुछ पॉइंट इसके निकलते हैं, तो वो पॉइंट थोड़ा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। तो सबसे पहले ऑकलैंड ने 24 नवंबर 1839 को अपना विवरण पत्र प्रकाशित कराया। किस तारीख को? 24 नवंबर 1839 को ऑकलैंड ने अपना विवरण पत्र प्रकाशित कराया। उस विवरण पत्र में जो इंडियन साहित्य था, जिसे कहते हैं पाश्चात्य साहित्य, पर 31,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। जितने रुपए ये दिए गए 31,000, उन रुपयों से जो प्राच्यवादी थे उनको बड़ी प्रशंसा हुई। तो इस विवाद का जो काफी समय से चल रहा था, 1813 से जो विवाद चल रहा था, उस विवाद का अंत होना, इसके कुछ पॉइंट निकल के आते हैं, जैसे स्कॉलरशिप स्वीकृत कराना, जिसे कहते हैं छात्रवृत्ति स्वीकृत कराना। दूसरा पॉइंट निकल के आता है पाश्चात्य विद्यालय को आर्थिक सहयोग देना, ये भी पॉइंट निकल के आते हैं। योग शिक्षकों को प्रोत्साहन करना, तो अंग्रेजी पढ़ाने की अनुमति, ये सारे पॉइंट इसके निकल के आते हैं। तो इसमें 2-3 बातें आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। एक तो इसका एंड होना, तारीख याद रखना है, किसके अनुसार? लॉर्ड ऑकलैंड ने अपना एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया था। उस विवरण पत्र में भारतीय साहित्य के लिए 31,000 रुपये स्वीकृत कराए। इन रुपयों से भारतीय साहित्य के लोग बड़े खुश हुए और 1813 का जो पाश्चात्य विवाद 1839 में समाप्त हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में जो चल रहा था। उसके बाद में इसके कुछ पॉइंट आपको थोड़ा लिख लेना, 1-2 पॉइंट बता दें। जैसे पाश्चात्य विद्यालयों को आर्थिक सहयोग देना, दूसरा पॉइंट छात्रवृत्ति स्वीकृत कराना, योग शिक्षकों को प्रोत्साहन देना, अंग्रेजी पढ़ाने की अनुमति। ये इतने पॉइंट इसमें आसानी से लिख सकते हैं। इस टॉपिक की आपको PDF क्लास खत्म होने के बाद में ग्रुप पर आपको डाल दी जाएगी, सारे पॉइंट, और बाकायदे से PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी, साफ साफ लिखा होगा उसमें। तो ये सिर्फ समझना है इस विवाद का अंत होना, क्यों होना, कैसे हुआ। क्योंकि 1813 का जो आज्ञा पत्र में विवाद छिड़ा था, वो समाप्त हो रहा है 1839 में। तो कई वर्षों तक इसका विवाद चला। विवाद चलने का कारण मैंने कई बार बता चुके हैं। जो भारतीय साहित्य था और जो मिशनरी साहित्य था, पाश्चात्य साहित्य, पश्चिमी साहित्य जो है, इस पे विवाद चलता रहा। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी, क्योंकि पाश्चात्य साहित्य का भारत में बोलबाला हो, अधिक से अधिक लोग इसका अध्ययन करें और अंग्रेजी भाषा को यहाँ की मूल भाषा बना दी जाए। तो ये बहुत सा विवाद इसका चलता रहा, क्योंकि यहाँ भारतीय जो कॉलेज थे, विद्यालय थे, संस्कृत, अरबी, फारसी, उन पर रोक लगाना, ये कई कारण रहा। उसके आधार पर फिर लास्ट में इसका विवाद का एंड होना, समाप्ति होना 1839 में। तो कुछ बातें, एक तो मैकाले ने बहुत से सुझाव दिए, तर्कपूर्ण ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए मैकाले ने। उसके बाद ऑकलैंड उसी में सहयोग देते हैं। 24 नवंबर 1839 को पाश्चात्य साहित्य पर 31,000 रुपये देना और भारतीय साहित्य वाले लोगों को उसमें सहयोग उत्पन्न कराना। तो ये चीज़ें, कई बातें निकल के आती हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको PDF में उपलब्ध हो जाएंगे। अब थोड़ा पॉइंट देखेंगे जो आज टॉपिक चलेगा इसमें, वुड स्पीच, वुड का घोषणा पत्र, इस पर चर्चा करेंगे आज।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आता भी है, कई बार आया भी है। तो ये कई बार आ भी चुका है। उसी टॉपिक पर आगे आज चर्चा करेंगे। वुड स्पेच 1854, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वुड स्पेच। पूछा जाता है वुड स्पेच से आप क्या समझते हैं, तो ये कई कारण इसके रहे, उसमें थोड़ा समझना है। तो वुड स्पेच 1854 या वुड का घोषणा पत्र 1854, इसमें भारतीय शिक्षा के संदर्भ में एक अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? समिति का, एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1853 तक, इस समिति ने 1853 तक भारतीय शिक्षा की गहनता से अध्ययन किया और उस सब पर विचार करने के बाद भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव दिए। किस पर सुझाव दिए? भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव दिए। समिति के सुझावों के आधार पर, जो समिति ने तय किए आधार पर, कंपनी ने 19 जुलाई 1854 में, डेट याद रखना, 19 जुलाई 1854 में भारतीय शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। भारतीय शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया या प्रस्तुत किया। तो 19 जुलाई 1854 में ये भारतीय शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। एक तो ये डेट याद रखना है, समिति का गठन होना, भारतीय शिक्षा पर अध्ययन करना, इसके कई पॉइंट निकल के आते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, भारतीय शिक्षा पर एक घोषणा पत्र प्रस्तुत होने के बाद में जिसे कंपनी के संचालक मंडल के अध्यक्ष जो थे चार्ल्स वुड, क्या नाम आता उनका? चार्ल्स वुड। ये क्योंकि चार्ल्स वुड के ही नाम से घोषणा पत्र बना, तो चार्ल्स वुड के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो इनके नाम पर ही वुड का घोषणा पत्र आया 1854 का, क्योंकि उस समय सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान होने के साथ साथ, क्योंकि जो समिति बनी थी उसके प्रमुख अध्यक्ष भी थे सर चार्ल्स वुड, इसलिए कुछ विद्वान भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र की संज्ञा भी दी गई है वुड का घोषणा पत्र में 1854 के आधार पर। तो इसमें आपको विस्तार से लिखना कैसे है, जैसे 2 नंबर में आता है या अतिलघुत्तरी उत्तरी में आए, तो आपको थोड़ा संक्षेप में लिखना है। तो इस बातों को थोड़ा ध्यान रखना है। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। उस समिति के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड थे, ये ध्यान रखना है। और इस समिति ने 1853 तक जितनी शिक्षा पीछे की थी 1853 तक भारतीय शिक्षा की गहनता से अध्ययन किया। जो भारत में जो शिक्षा चल रही थी उसको गहनता से अध्ययन किया इस समिति ने। अध्ययन करने के बाद में उस सब पर विचार करने के बाद भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव दिए। अध्ययन होने के बाद में भारतीय शिक्षा पर सुझाव दिए। समिति के सुझाव के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 में भारतीय शिक्षा पर एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। कब किया? 19 जुलाई 1854 में भारतीय शिक्षा पर। आवाज आ रही सभी लोगों को? दिख रहा है सभी लोगों को? क्लियर दिख रहा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लियर नहीं दिख रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो थोड़ा ध्यान रखना, भारतीय शिक्षा संबंधी पर एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। अब घोषणा पत्र प्रस्तुत होने के बाद में जिसे कंपनी ने संचालक मंडल के अध्यक्ष जो थे सर चार्ल्स वुड, वो सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान भी रहे। कुछ विद्वानों ने
भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र की संज्ञा भी दी है वुड ऑफ स्पीच को। तो ध्यान रखना वुड का घोषणा पत्र 1854। तो इसमें इतना पॉइंट आपको विस्तार से लिखना है। तो दो बातें तो ध्यान रखना, इन्हीं के नाम से वुड का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया 1854 में, और इसकी तारीख याद रखना है। अध्ययन कहाँ तक किया गया? 1853 तक भारतीय शिक्षा पर अध्ययन होगा। अध्ययन होने के बाद में एक समिति बनी, समिति ने अध्ययन करने के बाद में सुझाव दिए। सुझाव से 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत होने के बाद में जो कंपनी के संचालक मंडल के अध्यक्ष थे सर चार्ल्स वुड, उन्हीं के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा गया। और सर चार्ल्स वुड को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान भी थे, और उनको संज्ञा कुछ विद्वानों ने दी है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र की संज्ञा भी दी है। तो ये कई पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी। तो इतना आपको डिटेल दे देना है। इसकी डेट, एक समिति बनना, समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये नाम याद रखना। ठीक, चार्ल्स वुड थे, इन्हीं के नाम से इस घोषणा पत्र का अध्ययन किया गया। अध्ययन होने के बाद में भारतीय शिक्षा में जो विवाद चल रहा था शिक्षा संबंधी, उस पर अध्ययन होने के बाद में इसका सुझाव प्रस्तुत किया गया। ठीक, उसके बाद में इसके कारण निकल के आते हैं। कारण कौन कौन से रहे, क्या कारण हुए, ठीक है, क्या सुझाव हुए, ये भी पॉइंट इसके निकल के आते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब इसे वुड के कारण में पॉइंट आपको लिखना है। वुड के घोषणा पत्र के कारण वुड के घोषणा पत्र के कारण क्या क्या रहे, वो भी थोड़ा पॉइंट आपको देख लेना। 5-6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इन पॉइंटों पर थोड़ी चर्चा हो रही है। 5 पॉइंट तो आपको याद रखने भी है। अगर शॉर्ट में आता है तो आपको 2-3 पॉइंट लिखना है। तो वुड के घोषणा पत्र के कारण, एक तो कारण ये रहा शिक्षा को जन शिक्षा बनाने के लिए। पहला कारण याद रखना है, शिक्षा को जन शिक्षा बनाने के लिए। तो सीधा सीधा पॉइंट याद रखना, जो शिक्षा थी, शिक्षा को जन शिक्षा बनाने के लिए इस प्रकार का पॉइंट आपको लिख लेना है। शिक्षा को जन शिक्षा बनाने के लिए पहला पॉइंट हो जाएगा। और अगला पॉइंट जैसे लिखना चाहें, भारत में स्त्री शिक्षा जो एवं मुस्लिम शिक्षा की स्थिति को जानने के लिए। तो भारत में जो स्त्री शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा, उसकी स्थिति पहचानने या जानने के लिए एक कारण ये रहा, क्योंकि स्त्रियों की शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, उनकी जो स्थिति थी उसका अध्ययन किया गया। तो दूसरा कारण ये लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा पॉइंट आपको लिखना है, भारत में स्त्री शिक्षा एवं मुस्लिम शिक्षा की स्थिति को जानने के लिए दूसरा पॉइंट डाल सकते हैं। उसके बाद में तीसरा पॉइंट में आप सीधा लिख सकते हैं, शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम, जो शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम तथा उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, पाठ्यक्रम और उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षण संस्थान, उसके बारे में एक कारण बना सकते हैं। तो शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम और उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसका। जैसे चौथा पॉइंट लिखने आए तो नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, नए शिक्षण संस्थान खोले जाएं तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए
संस्था नए शिक्षण संस्थान खोले जाएं और उनकी गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए जाएं। ये अगला नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है। और देश में अंग्रेजी शिक्षा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने के कारण, एक ये भी पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं, देश में जब ये समिति होने के बाद में देश में इंग्लिश का बोलबाला होने लगा, तो वही पॉइंट इसमें निकल के आता है, देश में अंग्रेजी शिक्षा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने के कारण, ये पॉइंट डाल सकते हैं आसानी से। और अगला पॉइंट में भारतीयों को अधिक समय तक शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रखने के लिए, तो ये भी एक कारण रहा। तो भारतीयों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये कई पॉइंट हैं, इसके कारण आपको 2-3 पॉइंट अच्छे से याद रखना है। तो पहला पॉइंट एक मैं डिवाइड करा दे रहा हूँ, शिक्षा को जन शिक्षा बनाने के लिए इस प्रकार पॉइंट आप डाल सकते हैं। दूसरा, भारत में स्त्री शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा की स्थिति पहचानने के लिए या जानने के लिए दूसरा पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम और उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। और अगला पॉइंट में नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, जो नए शिक्षण संस्थान खोले जाएं उनकी स्थापना करना और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, ये पॉइंट इसमें हो सकता है। उसके बाद में देश में अंग्रेजी शिक्षा के लिए या मांग उठना दिन प्रतिदिन, और लास्ट में भारतीयों को अधिक समय तक शिक्षा के अधिकार से वंचित न रखने के लिए। ये कई पॉइंट इसके निकल के आते हैं। तो ये इसके कारण रहे। तो 5-6 पॉइंट मैंने बता दिए, 6 पॉइंट हैं, उसमें से आसानी से आप 5 तो पॉइंट आपको याद रखने भी हैं, ठीक है। पूछ भी जाते हैं बोर्ड के घोषणा पत्र के कारण, तो बोर्ड के घोषणा पत्र का कारण क्या रहा, ठीक है, इन कारणों को पहचान लेना है, ठीक है। इस समिति का अध्ययन किया है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखना, इसी से पॉइंट निकल के आ जाता है, ठीक है। बोर्ड का घोषणा पत्र 1854 याद रखना है सीधा सीधा। उसके बाद में इसके सुझाव आते हैं, उन सुझावों को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो सुझाव जो दिए गए हैं उन पर थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। उन सुझावों से जो देश की स्थिति शिक्षा के स्तर को जहां तक पहुंचाया है उस पर थोड़ी चर्चा होगी। अगली हेडिंग आती है बोर्ड के घोषणा पत्र की सिफारिशें एवं सुझाव। बोर्ड के घोषणा पत्र की सिफारिशें एवं सुझाव। एवं सुझाव तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पूछ दिया जाता है बोर्ड के घोषणा पत्र की सिफारिशें एवं सुझाव से आप क्या समझते हैं, तो इसके पॉइंट आपको 5-6 पॉइंट आसानी से तैयार होने चाहिए। तो इसके पॉइंट कैसे लिखेंगे, इसके पॉइंट निकल के आते हैं, उस पर थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे उन पॉइंटों पे। जिससे शिक्षा की व्यवस्था, पहला पॉइंट में शिक्षा की व्यवस्था, क्या इसके सुझाव रहे, क्या इसकी सिफारिशें रही, तो शिक्षा व्यवस्था इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में ध्यान रखना है, शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व है। क्या करना है, शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व है। अब उत्तरदायित्व इसमें लिखा गया है
सभी महत्वपूर्ण विषयों में से सबसे ज्यादा हमारा ध्यान अगर कोई आकर्षित करता है शिक्षा, तो वह शिक्षा है। यह हमारा मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एजुकेशन, शिक्षा। तो शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व है, सीधा सीधा याद रखना है। उसके बाद में इसमें लिखा गया है सभी महत्वपूर्ण विषयों में से सबसे ज्यादा हमारा ध्यान अगर आकर्षित करता है तो वह शिक्षा है। यह हमारा मुख्य कर्तव्य है। सीधा पहला पॉइंट में आसानी से लिख सकते हैं शिक्षा व्यवस्था में। तो मुख्य जो पॉइंट है एजुकेशन है, इसका मुख्य कर्तव्य भी है। दूसरा पॉइंट निकल के आता है शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य। इसी में शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य, इसमें पॉइंट आपको क्या बनाना है? शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य में भारतीयों तथा अंग्रेजों, दोनों बात आ रही। भारतीयों तथा अंग्रेजी के शासन काल में, जो अंग्रेजों का शासन काल था, उन दोनों को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए गए। तो सीधा पॉइंट है भारतीयों तथा अंग्रेजी शासन काल था, अंग्रेजों का जो शासन काल था, उन दोनों को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए गए। ये पॉइंट इसमें आसानी से लिख सकते हैं शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य में। तो जो भारतीय शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा जो थी, अंग्रेजों का जो शासनकाल था, उन दोनों को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए गए। इस पॉइंट को लिख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा पॉइंट में जन शिक्षा विभाग की स्थापना। जन शिक्षा विभाग में क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। जन शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा। तो जन शिक्षा विभाग में जन शिक्षा अधिकारी होता है। उसके बाद में उसके सहयोग करने के लिए उप शिक्षा अधिकारी। उसके बाद में आपके लिपिक, संचालक जो आते हैं, ये क्रम उसका सहयोग देते हैं। तो तीसरा पॉइंट में जन शिक्षा की स्थापना की घोषणा, ये लिख सकते हैं जन शिक्षा विभाग की स्थापना कर लो। स्थापना की घोषणा। हाँ, तो इसमें आसानी से आप लिख सकते हैं भारत में कंपनी शासित प्रदेश जो प्रांत थे, जन शिक्षा विभाग की स्थापना करने की घोषणा की गई। किसकी? जन शिक्षा विभाग की स्थापना करने की घोषणा की गई, जिसमें जन शिक्षा संचालक, कौन सा? जन शिक्षा संचालक, ये नाम याद रखना है, जन शिक्षा संचालक। अधिकारी है। जन शिक्षा संचालक अधिकारी होगा। इसकी सहायता के लिए उप शिक्षा संचालक रहेगा और निरीक्षक रहेगा और लिपिक रहेंगे, इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो जो जन शिक्षा की स्थापना की घोषणा की गई, उसमें आपको सीधा पॉइंट लिखना है जन शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा की गई। उसमें जन शिक्षा विभाग की जो स्थापना में जो अधिकारी होगा, उसका नाम क्या होगा? जन शिक्षा संचालक अधिकारी होगा। इसके सहयोग के लिए कौन कौन रहेंगे? उप शिक्षा संचालक ये रहेगा, निरीक्षक रहेंगे, और लिपिक, ये इसके सहयोग करेंगे। तो इसकी स्थापना करना। तो ये पॉइंट इसके निकल के आते हैं। अगला पॉइंट आता है शिक्षा का संगठन।
क्या आता है? चौथा पॉइंट इधर दर्शा रहा हूं, शिक्षा का संगठन। शिक्षा का संगठन में इसके स्तर 4 बताए गए हैं। शिक्षा का संगठन के स्तर कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसमें होता है एक प्राथमिक स्तर, दूसरा मिडिल स्तर, तीसरा हाई विद्यालय स्तर और चौथा उच्च स्तर। ये 4 पॉइंट याद रखना है। शिक्षा संचालक जो संगठन होता है उसके स्तरों को विभाजित किया गया, कितने? 4 स्तर बताए गए हैं। तो इसको जो शिक्षा का संगठन हुआ है वो 4 स्तरों तक हुआ है। तो इसके स्तर कितने हैं? 4 स्तर। कौन कौन? प्राथमिक, दूसरा मिडिल, तीसरा हाई विद्यालय और चौथा जो आता है उच्च स्तर। ये हैं इसके स्तर। इस शिक्षा का संगठन प्राथमिक स्तर में निर्धारित करना, मिडिल स्तर में निर्धारित करना, हाई विद्यालय निर्धारित करना और चौथा में उच्च स्तर निर्धारित करना। तो शिक्षा संगठन का स्तर जो बताने का कारण ये है, शिक्षा संगठन के स्तर 4 होते हैं। एक तो पॉइंट आप याद रखना है, प्राथमिक स्तर, दूसरा मिडिल स्तर, तीसरा हाई विद्यालय स्तर और चौथा उच्च स्तर। ये चौथे पॉइंट में आसानी से लिख सकते हैं। इसके सुझाव सिफारिशों में एक जो पॉइंट बचता है, लास्ट पॉइंट इसका, पांचवा पॉइंट जो है वो क्रम पूछा जाता है। पूछा जाता है क्रमबद्ध विद्यालयों की घोषणा या स्थापना। ये याद रखना, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। अच्छा पॉइंट है, इसको सभी लोग सुनेंगे। क्रमबद्ध स्थानों की स्थापना का मतलब ये है, घोषणा पत्र में शिक्षा के लिए पूरे भारत में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। जो सुझाव था वो सुझाव को थोड़ा समझना है। पूरे भारतवर्ष में जो विद्यालय खोलने की जो स्वीकृति मिली है, तो सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक बाद में मिडिल विद्यालय, मिडिल स्कूल, उसके बाद में हाई स्कूल, उसके बाद में कॉलेज, उसके बाद में विश्वविद्यालय। ये क्रम याद रखना है, उच्च से या निम्न से। तो क्रम में आसानी से लिख सकते हैं, प्राथमिक, प्राथमिक विद्यालय, कॉमा मिडिल, मिडिल स्कूल, कॉमा हाई स्कूल, कॉमा कॉलेज, कॉमा विश्वविद्यालय। ये इसका क्रम याद रखना, ये क्रम पूछा भी जाता है। तो क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना पूरे भारतवर्ष में, इसका सुझाव जो प्रस्तुत किया गया, सबसे पहले प्राथमिक स्कूल या प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्कूल के बाद में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। ये इसका क्रम रहा। इस क्रम को थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये सुझाव जो सिफारिशें दी गई हैं, तो मैंने आज 5 पॉइंट बताए हैं, इसके 1-2 पॉइंट और हैं, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे टॉपिक समझाऊंगा। तो आज जो कारण इसके रहे, जिन पॉइंटों पे चर्चा की गई, उस पर थोड़ा रिपाइट कर लेते हैं। पहले बोर्ड के घोषणा पत्र की सिफारिशें एवं सुझाव। पहला पॉइंट शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य। तीसरा में जन शिक्षा विभाग की स्थापना,
इसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद में शिक्षा संगठन स्तर कौन कौन होते हैं, उसके बाद में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, क्रमबद्ध विद्यालयों में प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इस पे आज चर्चा हुई है। और वुड का घोषणा पत्र जो बताया गया है वो इम्पोर्टेंट है, इसके कारण और प्लस और सुझाव और सिफारिशें हैं, ये अक्सर पॉइंट आते भी हैं। वुड का घोषणा पत्र कई बार आया है, मेन एग्जाम में आपको पूछे भी जाते हैं, बहुविकल्पी के रूप में, अतिलघुत्तरी के रूप में और विस्तृत में। और इसके जो सुझाव हैं, सिफारिशें हैं, कारण हैं, ये भी पूछे भी गए हैं। तो इन सारी की PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। और इसके 2-3 टॉपिक जो बचे हैं सुझाव में और सिफारिशों में, वो नेक्स्ट कल आपको बताए जाएंगे, ठीक है। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसका बार बार रिवीजन करें, अधिक से अधिक वीडियो देखें और PDF से अपनी फेयर कॉपी में नोट करें। ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल।